नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों, आज हम 13 लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गति एवं समय। देखो बच्चों, इस लेसन के अंदर हम गति के बारे में पढ़ेंगे, समय के बारे में पढ़ेंगे और गति के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, चाल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे हम इस लेसन के अंदर। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। अब देखिए बच्चों, कक्षा 6 में हमने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। गति के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। सरल रेखीय गति, आवर्ती गति, वृत्ताकार गति, वर्तुल गति, है ना, और दोलन गति, बहुत सारी गतियों के बारे में पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर हम उन्हीं गतियों के बारे में फिर से अच्छे से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम एक सारणी के द्वारा और देखते हैं कि किस प्रकार से हम गति को पहचानें, है ना। गति को पहचानने किस प्रकार से हम गति को पहचानेंगे, है ना। अब देखिए बच्चों, ये सारणी हमारी 13.1 सारणी, और इस सारणी के अंदर विभिन्न प्रकार की गतियों के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। इन उदाहरण के द्वारा हम पहचानेंगे कि किस प्रकार की गति है। देखो यहाँ पर तो गति के उदाहरण दे रखे हैं, यहाँ पर गति के प्रकार बता रखे हैं कि ये गति कौन सी है, सरल रेखीय गति है या फिर वर्तुल गति है या फिर आवर्ती गति है। ठीक है, अब देखो सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? किसी भी वाहन का सीधी रेखा में चलना क्या है? सरल रेखीय गति है ना। जबकि साइकिल का जो पेंडल चलता है, साइकिल के पेंडल की जो गति होती है वो कैसी गति होती है? वो वर्तुल गति होती है। पंखे की गति किस प्रकार की होती है? वृत्ताकार गति होती है ना। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, ये कौन सी गति है? ये भी वृत्ताकार गति है ना। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये कौन सी गति है? ये भी वृत्ताकार गति है। और एक घड़ी की पेंडुलम की जो गति होती है वो आवर्ती गति होती है ना। अब देखो, हम उदाहरण के द्वारा पहचानेंगे कि कौन सी गति किस प्रकार की है। देखो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है, मार्च पास करता हुआ सैनिक। एक सैनिक है जो कि मार्च पास कर रहा है। तो जब वो मार्च पास करता है तो वो किस गति से चलता है? सरल रेखीय गति से चलता है ना। तो इसकी गति कैसी है? सरल रेखीय गति। एक सरल रेखा के अंदर, एक सीधी रेखा के अंदर वो गति कर रहा है ना। अब देखो, सीधी सड़क पर चलती हुई बैलगाड़ी, एक बैलगाड़ी सीधी सड़क पर चल रही है, तो ये भी कैसी गति हो गई? सरल रेखीय गति हो गई। दौड़ते हुए धावक के हाथों की गति, जब कोई भी बच्चा दौड़ता है, धावक जो होता है खिलाड़ी, जब वो दौड़ता है तो उसके हाथों की जो गति होती है वो कैसी गति होती है? कैसी होती है? सरल रेखीय गति होती है ना। अब चलो, चलती हुई साइकिल के पेंडल की गति, चलती हुई साइकिल के पेंडल की जो गति होगी वो कैसी गति होगी? पेंडल जो चलता है तो गोल गोल चलता है, वर्तुल गति होगी, वृत्ताकार गति होगी, है ना, पेंडल की गति। फिर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी जब सूर्य के चारों परिक्रमा लगाती है तो वृत्ताकार गति होगी। अब झूले की गति जो होगी वो दोलन गति भी हो सकती है, वृत्ताकार भी हो सकती है, दोनों प्रकार की होती है ना। एक तो डोलर झूला होता है, एक झूला होता है वृत्ताकार गति करता है, एक झूला होता है सिर्फ आगे से पीछे की ओर ही जाता है ना, तो वो होता है दोलन गति कहलाती है। वृत्ताकार पथ पर गति करने वाले झूले की गति वृत्ताकार कहलाएगी, है ना। तो झूले की गति वृत्ताकार भी हो सकती है, आवर्ती भी हो सकती है। ठीक है, अब लोलक की गति कैसी होती है? लोलक यानी एक धातु का गोला है जिसको हमने धागे से लटका दिया है और एक माध्य स्थिति के अंदर उसको हमने रखा है और फिर हमने थोड़ा सा उसको प्रेस किया है, थोड़ा सा धक्का लगाया या थोड़ा सा बल उस पर लगाया है, तो हमने देखा कि वो दोलन गति करने लगता है। आगे पीछे माध्य स्थिति के दोनों और इर्द गिर्द वो गति करता है, वो क्या कहलाती है? दोलन गति कहलाती है या लोलक की गति कहलाती है। समझ में आया? तो लोलक की गति कैसी है? दोलन गति। झूले की गति कैसी है? दोलन गति भी हो सकती है, आवर्ती गति भी हो सकती है, वृत्ताकार भी हो सकती है। और इस तरीके से हमने बहुत सारी गतियों के बारे में हमने अध्ययन किया। ये देखिए, अब इन गतियों को आपको इसके अंदर भरना है। ठीक है, मैंने आपको समझाया है, आपको पेंसिल से इसके अंदर पूरी सारणी को फिलअप करना है कि कौन सी गति किस प्रकार की है। अब देखो बच्चों, हमने ये ऐसा अनुभव किया है कि कुछ वस्तुएं जो होती हैं उनकी गति बहुत मंद होती है, धीमी होती है, और कुछ वस्तुओं की गति बहुत तीव्र होती है ना। कुछ वाहन जो होते हैं अन्य वाहनों की तुलना में बहुत अधिक तेजी से गति करते हैं, यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समय पर जो है तीव्र या मंद गति कर सकता है। एक ही वाहन बहुत तेजी से भी चल सकता है और बहुत धीमी गति से भी चल सकता है। ठीक है, तो सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की हमको एक सूची बनानी है। जो वस्तुएं सरल रेखा के अंदर चलती है वो 10 वस्तुओं की गति को हमको कॉपी के अंदर लिखना है। ठीक है, तो हम कॉपी के अंदर लिखेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे सरल रेखीय गति, फिर उसके अंदर हम लिखेंगे मार्च पास करते हुए बच्चे की गति, है ना,
या सीधी कार का जो है सड़क पर सीधी रेखा के अंदर गति करना, या एक बच्चे का सीधी सड़क पर चलना, है ना, ये क्या है, सरल रेखीय गति है ना। बैलगाड़ी का चलना या फिर किसी जानवर का सीधी रेखा के अंदर चलना, ये क्या है, एक सरल रेखीय गति है। तो इस प्रकार से हम 10 वस्तुओं की सूची बनाएंगे और पता लगाएंगे कि कौन कौन सी हमारे आसपास कौन कौन सी वस्तुओं के अंदर हम सरल रेखीय गति को देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्रियाकलाप 13.1 क्या कह रहा है कि चित्र 13.1, अभी मैं आपको 2 चित्र दिखाऊंगी, दोनों चित्रों को आपको देखना है। अब इसमें से किस क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए कुछ वाहनों की स्थिति को दिखाया गया है। देखो चित्र 13.1 के अंदर हमको दिखाया है, चलते हैं चित्र 13.1 के अंदर। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये कुछ वाहन हैं, कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि सड़क पर एक ही दिशा के अंदर गति कर रही है। हम यहाँ पर प्रत्येक गाड़ी की स्थिति को देख रहे हैं, कौन सी गाड़ी कहाँ पर है। ठीक है, अब कुछ समय के पश्चात इन्हीं गाड़ियों की स्थिति को हम दूसरे चित्र की सहायता से देखेंगे और फिर पता लगाएंगे कि कौन सा वाहन तीव्र गति से चल रहा है, कौन सा मंद गति से चल रहा है, कौन सा बहुत ही एक समान गति से चल रहा है ना। तो हम गति के बारे में पता कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए बच्चों, अब कुछ समय के पश्चात हमने जब देखा, चित्र 13.2 के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर वाहनों की कुछ समय के बाद की स्थिति है। तो वहाँ पर हमने देखा था कि सभी वाहन जो थे उनकी स्थिति को वहाँ से हम इसमें कंपेयर करेंगे। हम देखते हैं कि जो ग्रीन वाली गाड़ी थी वो कुछ समय पश्चात जो थी वो पीछे थी, लेकिन कुछ समय पश्चात वो सभी गाड़ियों से आगे निकल गई है ना। तो इसकी गति तीव्र है, इसका मतलब, है ना। बाकी सभी गाड़ियाँ जो है वो समान गति से चल रही है ना, लेकिन ये गाड़ी जो है बहुत ही तीव्र गति से चल रही है। तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति से गति कर रहा है और कौन सा सबसे मंद गति से गति कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हम पता लगा सकते हैं कौन सा वाहन तीव्र गति से गति कर रहा है ना। तो दोनों चित्रों को देखकर हम पता लगाएंगे इनमें से कौन सा सबसे मंद गति से गति कर रहा है। अब कौन मंद अथवा तीव्र गति कर रहा है, इसका निर्णय करने में वस्तुओं के द्वारा किसी दिए गए समय अंतराल में चली गई जो दूरी है उसकी सहायता से हम इसको कर सकते हैं। हमारे पास समय होना चाहिए कि 1 घंटे पहले ये वाहन इस चाल से चल रहा था, है ना, और अभी आधे घंटे के बाद ये इस चाल से चल रहा है ना। उदाहरण के लिए कल्पना करते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल और लिया है यहाँ पर कि जैसे मैं अपने मित्र को विदा करने के लिए बस अड्डे पर जा रही हूँ। ठीक है, मैं अपने दोस्त को सी ऑफ करने के लिए, छोड़ने के लिए बस एयरपोर्ट पे जब मैं जा रही हूँ, तो माना कि उसको मैंने बस में बिठाया और मैं साइकिल से मैंने भी साइकिल से पैडल मारना शुरू किया है ना। तो अब देखिए, भले ना मैं पैडल बहुत तेज़ी से मार रही हूँ या बहुत तेज़ी से मैं साइकिल चला रही हूँ, लेकिन फिर भी 5 मिनट के बाद जब मैं देखूँगी तो मैं ऐसा महसूस करूँगी कि बस तो काफ़ी आगे चली गई है और मैं तो काफ़ी पीछे रह गई हूँ, है ना। तो मेरे द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो बस के द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी, है ना। तो क्या ये बता सकते हैं कि बस जो है साइकिल से तीव्र गति कर रही है? बिल्कुल सही है। साइकिल तीव्र गति कर रही है या बस कर रही है? बस ही कर रही है ना। जबकि दोनों समान समय अंतराल के अंदर वहाँ से स्टार्ट हुए, है ना, लेकिन फिर भी साइकिल बहुत पीछे है, बस तो बहुत आगे चली गई है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर बस की गति तीव्र है। तो देखिए बच्चों, अब हम कह सकते हैं कि तेज चलने वाले जो वाहन होंगे उनकी चाल अधिक होगी। जो वाहन तेज चल रहे हैं, जैसे बस तेज चल रही है तो उसकी चाल अधिक है ना। तो 100 मीटर दौड़ में ये निर्णय करना बहुत सरल होता है। 100 मीटर की दौड़ में तो ये निर्णय हम आसानी से कर लेते हैं कि किसकी चाल ज़्यादा है ना। जो कि धावक को 100 मीटर की दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होगी। बिल्कुल सही है कि जो खिलाड़ी 100 मीटर दूरी तय करने के अंदर सबसे कम समय लेगा, कम समय के अंदर 100 मीटर की दूरी को जो तय करेगा उसी की चाल सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो वाहन तीव्र गति से चलेंगे उनकी चाल अधिक होगी, जो धीमी गति से चलेंगे उनकी चाल कम होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब देखो बच्चों, हम चाल पढ़ने जा रहे हैं। अब चाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, चाल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 वाहन हैं तो 2 वाहन के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम ज्ञात कर लेंगे, है ना। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि कोई भी वाहन है तो उनका एकांक समय में तय की गई जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? वही चाल कहलाएगी उसकी, है ना। इस प्रकार यदि हम
इस प्रकार यदि हम दो बसों के द्वारा 1 घंटे के अंदर तय की गई दूरी को जानते हैं, तब हम ये बता सकते हैं कि उनमें से कौन सी तीव्र गति से चल रही है और कौन सी धीमी गति से चल रही है, मंद गति से चल रही है। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। अब देखिए बच्चों, चाल का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड, है ना। अब देखो बच्चों, एक कार है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करती है। तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है? हमें यही ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है ना। आया समझ में? तो कोई भी कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल से चलती होगी, है ना। तो वास्तव में धीमी चाल से वो गति आरंभ करती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी चाल बढ़ाती है। तो हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि एक कार की चाल 50 किलोमीटर पर घंटा है, यानी कि एक कार 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? उसकी चाल कहलाएगी, है ना। अब देखिए, हम इसकी चिंता नहीं करते कि 1 घंटे की अवधि के अंदर कार जो है नियत चाल से चल रही है या नहीं, या उसने अपनी स्पीड बढ़ाई है या नहीं है ना। वास्तव में ये परिकलित की गई जो चाल होती है वो कार की औसत चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? औसत चाल। ये ज्ञात की गई जो चाल है वो क्या कहलाती है? उसकी औसत चाल कहलाती है। और इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करते हैं। औसत चाल मतलब चाल। तो एकांक समय के अंदर किसी भी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? उसकी चाल कहलाती है। और चाल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखो, हमको किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? यदि हमको किसी वस्तु के द्वारा तय की गई चाल ज्ञात करनी है, तो इस चाल को ज्ञात करने के लिए हम उनके द्वारा तय की गई दूरी, उस वाहन के द्वारा तय की गई दूरी बटा उसमें कितना समय लगा है, उस समय का भाग लगाकर उस दूरी के अंदर और उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। देखो बच्चों, हम दैनिक जीवन के अंदर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि लंबी दूरियों तक या फिर अधिक समय तक वस्तुएं जो है एक ही निश्चित चाल से चलती रहे। ऐसा बहुत कम होता है ना। तो यदि किसी भी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, तो उसे हम उस वस्तु की असमान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। आ गया समझ में? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि गाड़ियाँ जो होती है जब स्टार्ट होती है, जब शुरू होती है तो बहुत धीमी चाल से चलती है, धीमी गति से चलती है, लेकिन बाद में स्पीड बढ़ जाती है ना। और फिर वापस से आवश्यकता के अनुसार स्पीड को कम भी किया जाता है, बढ़ाया भी जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कोई भी वस्तुएं जो है वो निश्चित चाल से चलती हुई नहीं दिखाई देती है। अक्सर ज़्यादातर जो गाड़ियाँ होती है, ज़्यादातर वस्तुएं जो होती है उनकी चाल परिवर्तित होती रहती है और उस वस्तु की चाल क्या कहलाती है? असमान चाल कहलाती है। अब ध्यान दो, जस्ट इसके अपोजिट यदि हम देखें तो एक सरल रेखा के अनुदिश किसी वस्तु के द्वारा निश्चित चाल से गति करना, एक नियत चाल से गति करना क्या कहलाता है? एक समान गति कहलाता है ना। तो प्रश्न आता है कि एक समान गति और असमान गति में अंतर बताइए। तो हम क्या कहेंगे कि निश्चित समय अंतराल के अंदर किसी वस्तु के द्वारा समान दूरियां जब तय की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं, एक समान दूरी कहते हैं। और जब किसी वस्तु के द्वारा निश्चित समय अंतराल के अंदर अलग अलग दूरियां तय की जाती है तो उसे हम असमान चाल कहते हैं या फिर असमान दूरियां कहते हैं। समझ में आ गया? असमान गति भी कहते हैं। समझ में आया? एक समान गति। अब देखिए बच्चों, समय की माप। अब हम समय के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमने चाल के बारे में पढ़ा, एक समान गति असमान गति के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं समय। समय क्या है? देखो, यदि हमारे पास घड़ी नहीं है तो हम कैसे निश्चित करेंगे कि क्या समय हो रहा है? क्या हम पता लगा सकते हैं? ये तो वर्तमान समय में घड़ियों का आविष्कार हुआ है। पहले घड़ियाँ थोड़ी थी, नहीं थी। पहले तो हमारे बुजुर्ग जो थे वो क्या करते थे, जो हमारी दलेची के ऊपर जो छाया आती थी उस छाया और धूप के आधार पर वो पता लगा लेते थे। धूप आ जाती थी दलेची पे तो अभी 12 बज गई, अभी थोड़ी थोड़ी धूप कम होने लगी तो 3 बज गई, है ना। इस तरीके से छाया को देख करके, धूप को देख करके वो पता लगा लेते थे कि समय क्या हो रहा है पुराने ज़माने में, है ना। इसके साथ साथ जो है पुराने ज़माने के अंदर रेत घड़ी का उपयोग करते थे, जल घड़ी का उपयोग करते थे, है ना।
इनकी सहायता से भी पता लगाते थे कि अभी समय क्या हो रहा है। अब देखो समय की माप से हमारा तात्पर्य क्या है। समय की माप से हमारा तात्पर्य यह है कि काल का अंतराल, यानी कि समय के अंतराल को नापना। साधारण बोलचाल में तो हम कहते हैं कि समय को नापने के लिए हम घड़ी का उपयोग करते हैं, है ना, और घड़ी के बारे में ही हम चर्चा करते हैं। लेकिन हमारा अभिप्राय होता क्या है कि समय अंतराल को मापना हमारा अभिप्राय होता है। अब समय अंतराल हम किस तरीके से नापते हैं, किस तरीके से 1 माह का काल अंतराल निकाला जाता है, किस प्रकार से 1 वर्ष का काल अंतराल निकाला जाता है, वो हम आगे देख रहे हैं। अब देखो बच्चों, हमने ये देखा है कि सूर्य जो है प्रतिदिन सुबह उदय होता है, और एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय के बीच का जो समय होता है, इसको क्या कहते हैं, एक दिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक दिन। समझ में आया। इसी प्रकार से एक अमावस्या से लेकर अगली अमावस्या के बीच का समय क्या कहलाता है, 1 महीना कहलाता है। इसी प्रकार से पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाती है 365 दिन में, तो वो क्या कहलाता है, 1 वर्ष कहलाता है। आया समझ में। तो इस तरीके से जो है 1 माह का काल अंतराल, 1 वर्ष का काल अंतराल, 1 दिन का काल अंतराल, है ना, इस तरीके से बनाया गया है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ सामान्य घड़ियाँ दे रखी है। वैसे तो घड़ियों की कार्यविधि बड़ी जटिल होती है, लेकिन सभी घड़ियों में जो है आवर्त गति का ही उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर घड़ी के पेंडुलम की जो गति होती है, यह आवर्ती गति होती है। ये पेंडुलम देखो, ये मान लो ये माध्य स्थिति है इसकी, माध्य स्थिति को मान लो O, ये A और ये B। तो ये अपनी माध्य स्थिति के, देखो पहले इधर जाएगा, वापस आएगा, फिर इधर जाएगा। इस तरीके से घड़ी का पेंडुलम चलता है। तो ये गति क्या कहलाती है, आवर्ती गति कहलाती है। समझ में आया। और सभी घड़ियाँ जो होती है आवर्ती गति पर कार्य करती है। देखो ये दीवार घड़ी है, ये मेज घड़ी है, और ये डिजिटल घड़ी है। अब देखिए बच्चों, घड़ियों के अंदर आवर्ती गति होती है, और इसके साथ साथ एक और उदाहरण हम लेने जा रहे हैं कि आवर्ती गति का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिसे हम कहते हैं सरल लोलक, है ना। अब ये जो सरल लोलक होता है, ये धातु का बना हुआ एक गोला होता है, या फिर एक पत्थर का टुकड़ा होता है। उसको हम जो है एक दृढ़ स्टैंड से धागे से बांध देते हैं, बांधकर हम बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं, है ना। तो धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं, है ना। प्रश्न आता है कि लोलक का गोलक किसे कहते हैं, या सरल लोलक किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं कि धातु के गोले का जो लोलक होता है उसी को क्या कहते हैं, हम सरल लोलक कहते हैं। तो हम खुद भी बना सकते हैं, धातु का छोटा गोला लेकर उसको धागे से बांधकर, या फिर पत्थर के गोल पत्थर लेकर के उसके टुकड़े को हम धागे से बांध करके और स्वयं जो एक सरल लोलक तैयार कर सकते हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये चित्र 13.4a, यहाँ पर देखो हमने एक धातु का एक गोला है, एक धागा लिया है, हम तार भी ले सकते हैं, धागा भी ले सकते हैं, और इसको हमने क्या किया है, धातु के गोले को एक तार पर लटका दिया है, और ऊपर यहाँ पर हमने एक स्केल या एक कोई भी लकड़ी की डंडी लगा दी है। ठीक है। अब हमने क्या किया है, देखो ये विराम अवस्था में है। चित्र 13.4a के अंदर ये विराम स्थिति में दिखाई दे रहा है ना। अब हमने क्या किया, इसको हल्का सा इसके ऊपर बल लगाया। जैसे ही हमने बल लगाया तो हमने देखा पहले ये माध्य स्थिति में था, अब ये माध्य स्थिति से पहले बल लगाने पर पहले ए स्थिति में आया, इसने गति की, फिर वापस ए से ओ पे आया, फिर वापस बी पे गया, फिर वापस ओ पे आया, है ना। तो माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करने की जो प्रक्रिया होती है यही आवर्ती गति होती है, इसी को हम आवर्ती गति कहते हैं, है ना। अब सरल लोलक के अंदर आवर्ती गति हम आसानी से देख सकते हैं, घड़ी का पेंडुलम भी इसी तरीके से कार्य करता है ना। तो ये आवर्ती गति, अब देखो इसमें एक दोलन कैसे होगा कि जब ये माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ए से जाकर के ओ पर आएगा, वापस बी से जाकर जब ओ पर आएगा तो क्या होगा, एक दोलन कहलाएगा। समझ में आ गया, ये क्या कहलाता है, एक दोलन कहलाता है। समझ में आया आपको कि जब ये लोलक का गोलक जब अपनी माध्य स्थिति से ओ से ए पर आता है, ए से वापस बी पर जाता है, बी से वापस ओ पर आता है, तब ये कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा किया है। तो देखो बच्चों, एक सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। अब समझ में आ गया कि किसी भी सरल लोलक के द्वारा एक दोलन पूरा करने में जितना समय लग रहा है वो क्या कहलाता है, उसका आवर्तकाल कहलाता है। अब देखिए बच्चों,
किसी भी लोलक का यदि हम आवर्तकाल ज्ञात करना है तो एक लोलक के द्वारा मान लो 20 दोलन पूरा करने में जो समय लग रहा है उसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, सारणी 13.2 में हमने इसके सारे प्रेक्षण हम लिखते जाएंगे, पीछे सारणी दे रखी है उसके अंदर लिखेंगे। अब देखो मान लो कि यहाँ पर एक हमने एग्जाम्पल लिया है कि एक लोलक है, इस लोलक को 20 दोलन पूरा करने में मान लो समय लगता है 20 सेकंड। कितना लगता है? 20 सेकंड लगता है। तो इसका आवर्तकाल ज्ञात करो, तो हम कर सकते हैं आवर्तकाल ज्ञात। आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए 20 दोलन में लिया गया समय कितना है? 20 सेकंड। तो एक दोलन में लिया गया समय कितना होगा? तो 20/20 बराबर 1 सेकंड हो जाएगा आवर्तकाल। समझ में आया? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है सरल लोलक का आवर्तकाल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए दोलनों की 20 दोलन के लिए लिया गया समय यहाँ पर कितना है? 42 सेकंड दे रखा है। तो दोलनों की संख्या का किस में भाग लगाएंगे? समय के अंदर भाग लगाएंगे तो हमारा आवर्तकाल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग अलग जो है समय लिख लेंगे। ठीक है, 20 दोलन करने में यहाँ 42 सेकंड लगे, यहाँ लिख लेंगे 55 सेकंड, यहाँ लिख लेंगे हम 30 सेकंड, और फिर हम जो है समय के अंदर दोलनों की संख्या का भाग लगाकर आवर्तकाल ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हैं। अब आजकल देखिए बच्चों, घड़ियों के अंदर 1 या 2 सेल वाले विद्युत परिपथ होते हैं और इन घड़ियों को हम क्या कहते हैं? क्वार्टर्स घड़ी कहते हैं, क्वार्ट्स घड़ी। प्रश्न आता है क्वार्ट्स घड़ियाँ क्या होती है ना? तो आजकल अधिकांश घड़ियों के अंदर 1 या 2 सेलों वाले परिपथ का उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वार्ट्स घड़ियाँ कहते हैं। और इनके द्वारा मापा गया समय जो होता है वो पहले उपलब्ध घड़ियों के द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ और वास्तविक होता है, सही होता है। इन्हें क्वार्ट्स घड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। तो आज हमने बच्चों चाल के बारे में पढ़ा, विभिन्न वाहनों की गति के बारे में पढ़ा, और फिर हमने जो है आवर्ती गति के बारे में पढ़ा, आवर्तकाल के बारे में पढ़ा, है ना। तो आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।